नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं रोहित सावंत। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस समय दुनिया के आधे से ज्यादा देश लॉकडाउन में हैं। करोड़ों लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस खत्म होने के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बीच WHO ने संभावना जताई है कि लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। WHO के कार्यकारी निदेशक के मुताबिक कोरोना वायरस शायद कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरी दुनिया अब लॉकडाउन खोलने पर विचार कर रही है। भारत में उद्योगों, किसानों, मजदूरों को राहत देने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। आर्थिक पैकेज में कृषि के लिए 86,600 करोड़ के लोन का प्रावधान है। सहकारी ग्रामीण बैंक को 29,500 करोड़ की मदद देने की बात कही गई है। फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ की राशि जारी की गई। किसानों को कर्ज पर ब्याज की छूट दी गई है और देश प्रदेश में शर्तों के साथ उद्योग धंधे शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के सड़कों की शान कही जाने वाली रोडवेज भी कल से दौड़ती नजर आएगी। अभी शुरुआत में 10 जिलों में चुनिंदा रूटों पर ही रोडवेज बसें चलेंगी। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले ही सफर कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा, इसलिए 30 यात्री ही एक बस में बैठेंगे। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है। पॉजिटिव केस का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था के चलते रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश भर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले 850 कर्मचारियों को हटाया गया। ठेकेदारों ने सैलरी देने में असमर्थता जाहिर की। नौकरी से निकाले जाने के विरोध में कर्मचारियों ने कई जगह पर प्रदर्शन भी किया। पक्के कर्मचारियों का भी मानना है कि इतने बड़े स्तर पर कर्मचारी हटाने से टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का काम प्रभावित होगा। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने भी 14 सालों से काम कर रहे 70 अस्थायी सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। सवाल कई है, एक तरफ राहत पैकेज का ऐलान किया गया है तो दूसरी तरफ रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी बहस के बड़े सवाल क्या है। आर्थिक पैकेज से किसानों के हालात क्या सुधरेंगे, यह हमारा बड़ा सवाल है। इसके अलावा दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो आंकड़ों पर रोक नहीं लग पा रही। हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और बस चलाना इस बीच कितना सही है। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि संकट की घड़ी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की छटनी क्यों हो रही है। ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब जुड़ेंगे। बीबी बत्रा साहब कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सब मेहमानों का स्वागत है। इससे पहले हम अपनी बातचीत शुरू करें, आपको बता देते हैं कि अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले जी हाँ, तो हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम आज की चर्चा की, आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। जेपी दलाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि जैसा महत्वपूर्ण महकमा जेपी दलाल साहब के पास है। जेपी दलाल साहब, क्या कहना आपका, जो ये आर्थिक पैकेज से किसानों के हालात सुधरेंगे, कितनी उम्मीद है, किस तरह से हालात सुधरेंगे, क्या आपका मानना है? किसानों के हाथ प्रति हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, 5 साल से रवैया उनका सकारात्मक रहा है। और जब हमारे कोरोना संकट आया, पहले दिन से ही उन्होंने इसके लॉकडाउन से किसानों के काम को मुक्त रखा, खेती बाड़ी के काम को मुक्त रखा। जी, तो हमारे जो
खाद बीज की दुकानें खुली रखी, ट्रैक्टर रिपेयर की वर्कशॉप खुली रखी, और जैसे खेती बाड़ी के काम पे उनको कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि पूरे 6 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की जो फसल थी गेहूं की, सरसों की या दूसरी दाल चने की, उसको मंडी तक ले जाना था, काटना बड़ा चैलेंज का काम था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना था और मंडी तक लेके जाना था। लेकिन मैं नमन करता हूं हमारे प्रदेश के किसानों को, उन्होंने बहुत हिम्मत का परिचय दिया और बहुत अच्छे ढंग से सारा काम करके यह खाद्यान्न भंडार जो है भरने का काम किया, मंडियों में अच्छा अनाज आया और इस सारे उसका जो नतीजा ये निकलेगा कि आने वाले 15-20 दिन के अंदर जो हमारी प्रिक्योरमेंट होगी हरियाणा की, 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चले जाएंगे, उससे बाजार में जाएंगे, बाजार से उद्योग में जाएंगे और इकोनॉमी का पहिया घूमना शुरू होगा। और किसान को चाहिए क्या? किसान को चाहिए अच्छी खाद, अच्छा बीज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और जल की अच्छी व्यवस्था, मंडी की अच्छी व्यवस्था और कम ब्याज की पूंजी। इस तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी का सभी चीजों पे शुरू से ही ध्यान है और अब भी इस जो हमारा जो पैकेज दिया है, इसमें 63 लाख किसानों के लिए 86,600 करोड़ रुपए जो 2 महीने में डाले हैं, 29,500 करोड़ रुपए का जो हमारा जो अलग से जो बैंकों में डाले हैं और RIDF के लिए अलग से पैसे डाले हैं। तो इस तरह से है कि पूंजी का किसान को किसी तरह, किसान को मार किस लिए पड़ती थी? किसान जी, तो जेपी दलाल साहब, आपका कहना है कि किसानों की बेहतरी के लिए यह आर्थिक पैकेज है और इसका फायदा भी होगा और लगातार आपका कहना है कि किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है और आने वाले दिनों में हालात और बेहतर होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बीबी बत्रा साहब भी जुड़े हैं, विधायक भी बीबी बत्रा साहब। बत्रा साहब, जेपी दलाल साहब ने बड़े विस्तार से अपनी तमाम बातें कही और इन्होंने भविष्य की उम्मीद भी जाहिर की है कि बहुत स्थितियां बेहतर होंगी। आपका क्या मानना है? ऐसे है कि पहले तो मेरी साउंड का सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, सारी साउंड बड़ा ठीक नहीं आ रही है जी। एनी हाउ मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से और सर कि दलाल साहब जरा मोदी जी की ज़्यादा बातें बोल रहे हैं, अपनी सरकार की बात बोलिए। आपकी सरकार ने पूरा उठान किया कि नहीं किया? आपकी सरकार ने कोरोना के अंदर जिम्मेदारों को कौन सा बेनिफिट दिया? आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा? किसान को ये मिलना चाहिए, किसान को वो मिलना चाहिए, किसान को पेस्टिसाइड मिलनी चाहिए, किसान को लोन फ्री, ये तो हम सब जानते हैं इस बात के लिए। आज के दिन में आपने ना बारदाना मुहैया करवाया, ना ही मंडियों के अंदर लेबर थी वहां पर, और बारिशों के अंदर उनका किसान का गेहूं भीगा और सबसे ज्यादा किसान को दिक्कत आई। और शुरू में आपने पुराना सिस्टम लागू करने पे आप बाजिद रहे किस बात के लिए? उसके लिए प्रिक्योरमेंट लेट हुई। आप ये बताइए कि आपके पास अब तक कितनी प्रिक्योरमेंट है? आप अभी तक सारा आपको सजेशन दिया गया, अपोजिशन लीडर ने आपको सजेशन दिया कि आप सभी भंडारण जो स्कूल कॉलेज खाली पड़े हैं और जगह खाली पड़े हैं, फटाफट किसान का ले लिए। और आप ये क्यों नहीं बताते इस बात के लिए कि कितने दिन हो गए किसान के अकाउंट में पैसे आए हुए? आज के दिन में 15 दिन से जो पहले आपने खरीद की थी उसके पैसे किसानों को नहीं मिले हैं। आप ये बताइए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार किसानों के साथ कितनी ज्यादतियां कर रही है। आज कोविड-19 के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है तो उस प्राइम मिनिस्टर क्या असली सिचुएशन क्या आएगी, उसका क्या होगा? और आज के दिन में जो प्रधानमंत्री ने किया 8.860 लाख करोड़ का तो ऑलरेडी वो तो पैसे दे चुके थे ऑलरेडी थी, और कह दिया कि अब 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। तो ये धरातल पे जब पैकेज आएगा तब पता लगेगा। आज के दिन में किसान की जो दुर्गति हरियाणा के अंदर हुई है, ये कोविड-19 ना होता तो किसान बताते। ठीक है बत्रा साहब, अब आपके इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। अनिल आर्या साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बात करेंगे। जेपी दलाल साहब आपके पास आते हैं उससे पहले एक क्विक रिएक्शन में अनिल आर्या साहब का पूरी डिबेट में लेना चाहूंगा। अनिल आर्या साहब,
देखिए रोहित, जी जो आज किसानों के लिए जो घोषित किया गया है पैकेज, मुझे लगता है कि इस दिशा में किसानों की सहायता करने की दिशा में एक अच्छा कदम है, उपयोगी कदम है। जो बात जेपी दलाल साहब कर रहे थे या जो बत्रा जी कर रहे हैं, जो हरियाणा का झगड़ा है, जेपी दलाल साहब ये कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे या हर दाने का उठान हो जाएगा, हो रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे स्थितियाँ क्या है, इस बात की जानकारी जेपी दलाल साहब को होगी। कई जगह तो ऐसी है जहाँ किसान परेशान है, जहाँ उठान पूरी तरह से नहीं हुआ, जहाँ खुले में अनाज पड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर देना या सत्ता पक्ष के दावों को पक्ष एक सिरे से खारिज कर दे, वो दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं है। जी किसान की वास्तविक जरूरतें क्या है, वहाँ दिक्कत क्या आ रही है, इस बात को जाके समझना होगा, तभी किसान का लाभ होगा। इस कोरोना संकट की वजह से जो दिक्कत किसान को आ रही है, दूसरे लोगों को आ रही है, वो सबकी दिक्कतें हैं। उन साझी दिक्कतों पे पक्ष और विपक्ष को एक होकर काम करना चाहिए, तभी किसी का लाभ होगा। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। क्या कहना है आपका बीबी बत्रा साहब? ऐसे है कि मैं सबसे पहले तो दलाल साहब से पूछता हूं कि आज तक आपने कितना वीट प्रोक्योरमेंट कर ली है और कितनी वीट प्रोक्योरमेंट बकाया है, कितना आपने पैसा अभी तक जिम्मेदार को, किसान को डिसबर्स कर दिया है, और ये सारी की सारी वीट आप कब तक उठाएंगे, इस बात का जवाब चाहिए। जी बिल्कुल। और आपका ये जो पैकेज आज अनाउंस हुआ केंद्र की तरफ से, इसको लेकर आपका क्या कहना है बत्रा साहब? क्या आप सहमत हैं इस पैकेज से? आपको लगता है कि इस पैकेज से किसानों के दिन सुधरेंगे? गवर्नमेंट है जो किसान की हालत है, उससे इस पैकेज का कोई मतलब नहीं है। उस पैकेज के कोई मतलब नहीं है। आज के दिन में जो माइग्रेंट लेबर है, पंजाब का हो चाहे हरियाणा का हो, जब बाहर का हो, सारे बाहर जा रहे हैं इस बात के लिए। माइग्रेंट लेबर के लिए सरकार ने क्या किया है? इस पैकेज के अंदर प्रधानमंत्री जी ने माइग्रेंट लेबर के लिए कौन सा पैकेज, कौन सा इमीडिएट रिलीफ दिया? इस बात के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं। इधर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव है कि वो अपने घर जाना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, वो अपने घर जाना चाहता है। आज के दिन में कोविड-19 के अंदर सरकार निष्क्रिय है और हरियाणा सरकार तो टोटल फेलियर है। ठीक है, जेपी दलाल साहब क्या कहना आपका? बत्रा साहब का कहना है कि इस पैकेज से कोई बहुत ज्यादा स्थिति नहीं सुधरेगी और कई सवाल उन्होंने पूछे। उनका कहना है कि हरियाणा में जो प्रोक्योरमेंट है उसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं बत्रा साहब को इनकी पार्टियों के 1 महीना पुराने जो बयानबाजी थी उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े बड़े नेताओं ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पुराने मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे जो इनके अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने ये कहा कि हम इस बार प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं पाएंगे, हम मंडियां चला ही नहीं पाएंगे। और फिर हमने मंडियां चलाई तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस रफ्तार से तो हम 3 महीने तक प्रोक्योर करेंगे, 3 महीने लग जाएंगे, किसान मारा जाएगा। और धीरे धीरे जब इनको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो प्रोक्योरमेंट हमने की है, अब तक जितनी पहले हुई है, 20 दिन मंडी चलते हुआ है, 20-22 दिन का 66 लाख मीट्रिक टन हमारे यहाँ गेहूं आ चुका है, 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों आ चुकी है। इनके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में सरसों खरीदते ही नहीं थे एमएसपी पे। पिछली बार हमारी 6.5 लाख मीट्रिक टन थी, अभी 6 लाख आज तक आ चुकी है। मैं उम्मीद है कि 20-25% और बढ़ेगी है। गेहूं का पिछली बार 92 लाख मीट्रिक टन था सारा, इस बार हमारा 66 लाख करोड़ हो चुका है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पिछले उत्पादन से ज्यादा उत्पादन इस बार गेहूं का मंडियों में आएगा। और ये लिमिटेड टाइम में 20 दिन के 22 दिन के समय में हमने किसानों को बाई निमंत्रण बुलाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर परचेज सेंटर ज्यादा बनाकर और उसका सारा ठीक टाइम पर लाखों किसानों को इसका लाभ पहुंचाया। किसान आता है तुरंत सैनिटाइज का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर का, मास्क का प्रयोग करते हैं, अपने ढेरी को तुलवा के छड़ के चला जाता है। और इतनी मात्रा में, इतनी सुगमता से पहले कभी परचेज नहीं हुई। और यही इनको समस्या है कि अब ये कहते हैं कि अगली चीज बताइए कि पेमेंट कैसे नहीं होगी। पेमेंट का भी हमारा लक्ष्य है कि किसान के खाते में सीधी उसका पूरा पैसा जाए। सरसों का पैसा हम 1300 करोड़ रुपए डाल चुके हैं, गेहूं का पैसा हम 4000 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। और आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर
हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें। किसान को समस्या नहीं है, समस्या कांग्रेस को है या कांग्रेस के नेताओं को है, और जी। उनको समस्या है। उन्होंने भड़काने की कोशिश की कि मंडियों में हड़ताल करवाने की कोशिश की, लेकिन किसान और आड़ती भाइयों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि इनकी बातों में या मंडियों में जाके उनको भड़काते रहे। रोहतक की मंडी में गए, दूसरी पुचाना की मंडी में गए, कोई किसी की मंडी में गया, कैथल की मंडी में गया, लेकिन किसान इनकी बात से सहमत नहीं है। किसान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से किसान हितैषी फैसले ले दे रही है, चाहे वो फसल बीमा की योजना हो, चाहे वो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा डालने की बात हो, चाहे यूरिया की खाद के ऊपर नीम का लेपन करने की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की बात हो, चाहे जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के काम हो, चाहे मंडियां अच्छी तरह के काम हो, चाहे फसलों के विविधीकरण की चीज हो, जितनी नीतियां हैं किसान हमारे से पूरी तरह सहमत है। हाँ, कांग्रेस हमारे से सहमत नहीं है, उनको उनका अपना नजरिया हो सकता है। और मैं आंकड़े मेरे पास हैं कि हर चीज में उसी हरियाणा के अंदर कांग्रेस के 5 साल के अंदर कितना उत्पादन होता था, कांग्रेस के 5 साल के अंदर कितना पैसा किसान को मुआवजे का मिला था, कांग्रेस के कितने साल के अंदर उसको बेनिफिट मिले थे, कांग्रेस के कितने साल में चीनी पैदा हुई थी कि उस टाइम में हमारी कितनी हुई है, सारे आंकड़े करके बत्रा जी को मैं याद दिला दूंगा कि हर पहलू पे पिछले 5 साल से इस 5 साल में वही किसान है, वही जमीन है, और किसान ने पसीना बहाया, हरियाणा सरकार ने उसकी हैंड होल्डिंग की और 25-30% ज्यादा उत्पादन हुआ है, ज्यादा पैसा गया है, गन्ने का हो, सरसों का हो, गेहूं का हो, हर चीज का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, तो जेपी दलाल साहब ने, बत्रा साहब, बड़े विस्तार से आपके एक एक सवाल का जवाब दिया आंकड़ों के साथ। क्या आप उनके आंकड़ों से अब सहमत हैं? कुछ तो सहमत होंगे बत्रा साहब। अब ये आंकड़े सुन के कुछ तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर देख रहे हैं। सर ऐसे है कि हाँ जी दलाल साहब, ये लाइव चैनल पे एक मीडिया के सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ ये कहना 4000 करोड़ एग्जैक्ट फिगर चाहिए, आपके पास है नहीं, ये तैयारी करके आए नहीं हुए, क्योंकि इनके पास फिगर है नहीं इस बात के लिए। मैंने सवाल पूछा, दोबारा सवाल पूछता हूँ, अब तक आपने मंडियों में टोटल कितनी वीट की कितने टन प्रोक्योरमेंट हो गई है, आपने कितना गेहूं उठा लिया है, इसकी फिगर चाहिए। आज तक आपने कितने पैसे दिए हैं, कितने पैसे बकाया हैं, इस बात का डिटेल बताइए इस बात के लिए। और जिम्मेदारों को 15 दिन से पैसा नहीं मिला है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं हमने 4000 करोड़ पे, ऐसे तो बात नहीं बनती नहीं किसी आदमी। लेकिन आफ्टर यू आर मिनिस्टर एंड यू आर मिनिस्टर कमिंग ऑन ए टीवी चैनल। लेकिन बत्रा साहब इनका ये भी कहना है कि किसान परेशान नहीं है, कांग्रेस परेशान है। इस पर क्या कहना है आपका? इनका कहना है किसान कोई परेशान नहीं है। उसका जवाब भी दे रहा हूँ, उसका जवाब भी दे रहा हूँ। ये जब टीवी चैनल पे आके ये जो धरातल की बातें हम जब करते हैं, उसकी कर रहे हैं, तो ये पार्टीबाजी की ज्यादा बात करते हैं कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, छोड़ो उस बात को। आज जो किसान परेशान है, आज मंडी में बारदाना नहीं है, आज मंडी में मजदूर नहीं है, 3 बारिश बीच में जबरदस्त आ गई, आज भी बारिश आ गई, कितना गीला हुआ, उस गीले के बाद आप उठान कैसे करेंगे? आप जिम्मेदार को पैसे कब देंगे? इस बात का जवाब दीजिए ना। बोला कांग्रेस के टाइम मेरे डेटा है, कांग्रेस के डाटा को अपनी जेब में रखिए, हमें उसे क्या वास्ता है उस बात के लिए? आज हम टीवी के ऊपर डिस्कशन पे आए हैं हमारे सामने। बत्रा साहब सुन लेते हैं, दलाल साहब को अब सुन लेते हैं, अब मैं आपको रोकूंगा। बत्रा साहब, अब दलाल साहब से, जेपी दलाल साहब से जवाब लेते हैं। बत्रा जी, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वकील हैं, सीनियर लीडर हैं, और आपकी बातों में अच्छा लच्छेदार भाषा है आपकी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं आपके वक्त की, जो कांग्रेस के वक्त की जो किसान हितैषी नीतियां थी, उनके बारे में अगर कुछ बता दूं, और आज के दिन जो किसानों के लिए हमने किया है, उसकी वजह से जो आज किसान खुश है, उसकी वजह से पैसा आया है, उत्पादन बढ़ा है। तो क्या मुझे प्रोक्योरमेंट कितनी कर ली है, आप मेरे को बता दीजिए। मैंने और करनी है ये बता दीजिए। आपके पास बारदाना है कि नहीं है? गेहूं भीगी है, आप उसे क्या करेंगे? किसानों तक पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप इस बात की कीजिए। मेरे पास कांग्रेस के टाइम का डाटा है, उसमें ठीक है। बत्रा साहब अब जेपी दलाल साहब को सुन लेते हैं, वो जवाब दे रहे हैं।
बत्रा जी आप एक चीज हाँ, ठीक है, बताइए बिल्कुल, कि मेरे को सुनने आपने में कोई इतराज नहीं है, ये हमारे मंत्री हैं, मेरे को सुनने में इतराज नहीं है। बत्रा जी आप नहीं, हमारे नहीं, सीनियर वेलकम, लीडर हो, वेलकम, ऐसी कोई बात थोड़ा नहीं सा है। सुनने का तो कष्ट तो करिए ना। मैं आपसे कुछ आपका सम्मान करता हूँ, इतनी सी बात बताता हूँ, बहुत पुरानी नहीं, बात कोई आपको सुन रहे हैं सर, आपको सुन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं, आपने कोई दिक्कत एक आपके सीनियर लीडर ने ये नहीं कहा था कि हम 3 महीने तक भी परचेज नहीं कर पाएंगे? क्या आपने ये नहीं कहा, आपने कोशिश नहीं की थी मंडियों में आड़ती और उनको किसानों को भड़काने के लिए कि हड़ताल नहीं करवाने की कोशिश की थी? क्या आपके नेता मंडियों में जाके जो ये हमारे सरकार विरोधी कार्रवाई भी नहीं कर रहे थे? लॉकडाउन की भी परवाह नहीं की थी आपके नेताओं ने, बहुत सारों ने। हम एक चीज कहते हैं, किसान हमारी नीतियों से, हमारी परचेज से, हमारी सारी चीजों से संतुष्ट है, मोदी जी पर भरोसा है, मनोहर लाल जी की नीतियों पे मानते हैं। और किसान को पता है कि ये कष्ट का समय है, बेमौसमी बारिश हो रही है, कोरोना का संकट है, लॉकडाउन का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जी। आपको किसान का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि देश के खाद्यान्न भंडार बढ़ने के लिए आपके वक्त से ज्यादा मंडियों में अनाज लेके उसने राष्ट्र का खाद्यान्न भंडार बढ़ने का काम किया है। और हम नमन करते हैं किसान को, और किसान के हर कष्ट को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार हो या मोदी की सरकार हो, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो किसान को 10-10, 20-20 रुपए के चेक बांटे। हमने 2,500 करोड़ रुपए से फसल बीमा का 800 करोड़ के आसपास लेके 2,500 करोड़ रुपए का फसल बीमा, जिस फसल बीमा का आपने विरोध किया था उसका किसान उससे खुश है। सारा हरियाणा के अंदर 85% पे पानी बचाने के लिए हम ड्रिप पे सब्सिडी देते हैं। और मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, एक चीज तो कहूंगा कि 5 साल जो आपके वक्त में गन्ने की रिकवरी थी, उससे ज्यादा हमारे शुगर मिल की रिकवरी 1% बढ़ गई है। अगर आप इस चीज को एनालाइज करें, आप बहुत समझदार आदमी हैं, ये 10% चीनी के वेरिएशन आ गया, वो क्यों आ गया? गन्ना वही है, मिल वही है, प्रदेश वही है, सारी चीज है। 40-44% गन्ना चीनी का उत्पादन हमारे वक्त में बढ़ा है, किसानों को पेमेंट की है, किसान खुश है। लेकिन समस्या ये है कि आप लोग जो है किसान की खुशी को देखकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, मैं बत्रा साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक रिएक्शन अनिल आर्या साहब का यहाँ लेना चाहूंगा। अनिल जी, क्या कहना है? किसानों की बात हो रही है, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। अभी बत्रा साहब के पास दोबारा हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अनिल जी आपके पास में आऊंगा। जेपी दलाल साहब ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, अपने बताया कि क्या कुछ किया, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से भी कुछ सवाल पूछे हैं। आपका क्या कहना है अनिल जी? देखिए रोहित जी, बड़ी क्लियर बात है कि जो शासन में होता है उसके दावे कुछ और होते हैं और जो विपक्ष में है उसके दावे कुछ और होते हैं, और ये दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मेरा सवाल बड़ा मोटा सा ये है कि आज 70 साल के बाद भी हम जहाँ किसान की स्थिति आज जो है, किसान के बारे में बार बार बात की जाती है, किसान की स्थिति कमज़ोर है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, सामाजिक तौर पर कमज़ोर है, उसको दिक्कतें हैं, उसको संकट है। इतने साल आप शासन में रहे, सरकार में रहे, तो वो स्थिति आज तक भी क्यों बनी रही? वहीं बीजेपी जब सरकार में आने से पहले जो वादे करते थे पिछली बार भी कि हम आते ही स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्ट लागू कर देंगे, हम फसल का जो कीमत है उसका 1.5 गुना करके दे देंगे, और बहुत से दावे किए गए। उन दावों पे जब सत्ता में आना होता है दावे कुछ और होते हैं, सत्ता में आने के बाद दावे कुछ और हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं जेपी दलाल साहब की बात से सहमत हूँ कि किसान के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है और कर रही है। चाहे वो फसल बीमा योजना की बात है, चाहे वो जो सॉइल कार्ड की बात है, किसान सम्मान पत्र की बात है, या जो आज जो पैकेज आया है, हम बात मूलतः जो पैकेज की बात थी, उस पैकेज में भी लगभग जो 86,000 करोड़ रुपए किसान को आ रहा है, मुझे लगता है इन सबसे किसान को लाभ होगा। दिक्कत सिर्फ ये आती है कि हमारी नीयत क्या है और हमारी जो अफसरशाही है उसकी नीयत क्या है, वो किस ढंग से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाती है, किसान तक उन योजनाओं का लाभ कितना पहुंच पाता है, इसके ऊपर अगर चेक रखा जाए तो मुझे लगता है कि किसान को ज़्यादा लाभ होगा। बजाय इस और चीज़ों को बातों में उलझाने के, सीधी बात कीजिए कि किसान को धरातल पे पहुंच क्या पा रहा है, उनको योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इस पे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कितना चेक किया। आज भाजपा सत्ता में, कल भाजपा विपक्ष में थी, आज कांग्रेस विपक्ष में, कल भाजपा कांग्रेस सत्ता में थी। तो हम और आरोप प्रत्यारोप की बजाय किसान के लिए जो काम किए जा रहे हैं, हर सरकार काम करती है, हर सत्ता में जो आता है हर किसान के लिए भी काम करता है, सबके लिए काम करता है। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी योजनाएं होती हैं, पर उनका लाभ पहुंचता कितना है, इस पर चिंता होनी चाहिए। जी बत्रा साहब, क्या कहना आपका? क्योंकि सवाल बिल्कुल आपने कहा ठीक है, आपने दलाल साहब से सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे है कि आर्य जी की हाँ जी सर, आवाज में डिस्टर्बेंस है, फिर भी
अब आर्य जी का व्यू से मैं सहमत हूँ, पर असली बात यह है कि मैं 50 दिन के इस लॉकडाउन के अंदर दलाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना कोविड-19 के अंदर आपने कितने पैसे का रिलीफ किसी भी किसान को दिया, बताइए। एक पैसा भी कोरोना रिलीफ में आपको किसान को दिया? किसान के पास जो मजदूर है उसको कोई रिलीफ दिया आपने? ये बताइए ना। आज के दिन में आप राजनीति की बात करते हैं, अगर राजनीति की मैं बात करूंगा तो वो भी तो जमाना था कि जब नारा लगता था इस बात का दिया कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और उस टाइम ये भी था कट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। ये बातें मैं भी कह सकता हूँ राजनीति में, ऐसी बात नहीं है राजनीति की बात। मैं राजनीति की बात कोई करना नहीं चाहता, मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ इस बात के लिए कि 50 दिन के लॉकडाउन के अंदर कोरोना के कोविड-19 में आपने किसान को कितना, हरियाणा गवर्नमेंट ने, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, आपके और दूसरे डिपार्टमेंटों ने किसान को कितना रिलीफ दिया? क्या उसके अकाउंट में कोई पैसा डाला गया? क्या उसको किसान को जो प्रॉब्लम आई उसमें कोई दिया? आपने सब जगह तो दुनिया भर के वो अपना आपने रिलीफ के अनाउंस किए, आपने किसान को कौन सा रिलीफ किया कोविड-19 की इस प्रॉब्लम के अंदर? इस बात का जवाब दीजिए दलाल साहब। जी, हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आप मेरे ख्याल में उनके भाषण सुनते नहीं, जब कोरोना का संकट आया था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, सबसे पहला काम जो किया था, हरियाणा ही नहीं पूरे देशवासी के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त डलवाई, समय से पहले डलवाई। हमारे हरियाणा के किसानों का जो फसल बीमा का पैसा था, किसी भी किसान को, जो किसान का 1 एकड़ था, 2 एकड़ था, मार्जिनल फार्मर्स को आपने कोई भी कैश इंसेंटिव दिया क्या? आप बताइए। किसी किसान के खाते में, किसान गरीब नहीं है क्या? किसान एपीएल में पड़ता है, एपीएल के बाद भी आप उसे जाति करते हैं। ठीक है बत्रा साहब, सुनते हैं दलाल साहब के जवाब लेते हैं आपके सवाल का। उसके बाद किसान की बात कर रहा हूँ, आप किसानों से मेरे ख्याल में संपर्क में नहीं है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए सीधा गया है, और किसानों के जो फसल बीमा का पैसा था उनकी कुछ त्रुटि हुई थी, पूरे हरियाणा के मेरे विभाग के द्वारा ही 300-350 करोड़ रुपए की खाते में उनके उसका डलवाया गया। सारी उनकी जो है बीज खाद की दुकानें खुलवाई गई। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। 2000 का रिलीफ इलेक्शन से पहले मोदी जी ने डिक्लेयर किया था, वो रिलीफ है। कोविड-19 का रिलीफ कोई नहीं है किसानों को। आप क्यों इस बात के लिए दलाल साहब आप करते हैं? आप दलाल साहब ने 2005 में ये इलेक्शन से पहले जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दिया गया था कोविड-19 के अंदर आपने कौन सा रिलीफ दिया, ये बताइए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ बत्रा साहब से कि हम जो किसानों की अच्छे भाव पर आज जो 4425 रुपए पे सरसों या 1935 रुपए पे गेहूं खरीद कर जो 5000 करोड़ रुपया डाला है, क्या आपके वक्त में ये सरसों हरियाणा में पैदा नहीं होती थी? आपके वक्त में क्या 3100 रुपए में सरसों जो दूसरे प्रदेशों के व्यापारी खरीद के नहीं जाते थे? आप भी तो इस सरसों की परचेज सरकार से करवा सकते थे। हमने जो सारी 6000 मीट्रिक टन आज तक खरीद चुके हैं, और 9000 मीट्रिक टन, 10000 मीट्रिक टन जो भी किसान लेके आना चाहेगा, सारी सरसों की बड़ी से एमएसपी पे खरीद के हम किसान को फायदा दे रहे हैं। आप किस तरह के फायदे की बात करते हो? यही तो किसान जो है खैरात नहीं चाहता, किसान अपने पसीने की कमाई का सही भाव सही वक्त पे पैसा चाहता है, जो हरियाणा की सरकार और मोदी जी की सरकार उसको दे रही है। आपकी सरकार, आप बताइए, क्या हरियाणा में बाजरा पैदा नहीं होता था पहले? आपने बाजरा की परचेज जो 1200 रुपए बिकता था, जो हमारी हमारे वक्त में सारा बाजरा हमने 2000 रुपए पे खरीद लिया। आपने कोविड-19 के अंदर किसान को क्या रिलीफ दिया, मेरे को ये बताइए। किसान एपीएल में है, किसान गरीब है, उसका 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में गुजारा होता है क्या? कोविड में फंस के किसान खड़ा हो गया, आपने 2 रुपए भी उसके अकाउंट में डाले क्या? आपने कहा कि ऑटो रिक्शा वाले पैसे डालते हैं, 4 व्हीलर को पैसे डालते हैं। आपकी सरकार ने दुनिया भर की ऐप बना दी। क्या मार्जिनल फार्मर के लिए आपने ऐप किसान को रिलीफ देने के लिए क्यों नहीं बनाई? इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है बत्रा साहब, हमने हरियाणा के
परिवार पहचान पत्र के साथ जो कमजोर तबके अपनी मेहनत की कमाई बेच रहा है। नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने, बत्रा साहब को एक चीज बता देना चाहता हूँ, उसका हक है उस बात के लिए। ठीक है बत्रा साहब जवाब ले लेते हैं, मेरी बात को जवाब ले लेते हैं बत्रा साहब। हमारे परिवार पहचान पत्र बनाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बगैर कोई वेरीफाई किए हर परिवार के अंदर, किसानों के अंदर जो उन्होंने बनाया डाटा दिया है, उसके डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर से पैसा डाला गया है। हरियाणा सरकार ने, हमने उनके बिजली के बिल को लेट किया गया है, हमने उनके केसीसी जो केसीसी, आप सुनिए, आप जो 31 बत्रा साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बत्रा साहब जवाब सुन लीजिए। हजारों, आप मेरी बात सुनिए, 31 मार्च को जो केसी एक मार्च से 31 मार्च तक हजारों करोड़ रुपए के केसीसी थे, उन पे किसान डिफाल्टर हो जाते, उसमें आप उन पर डिफाल्टर हो जाते। उसके लिए हमने किसानों के लिए सबसे पहला हमने काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया 31 मार्च की किसान डिफाल्टर ना हो जाए, उसको ज्यादा पैनल देना लग जाए, उसको जो 4% पे पूंजी मिलती है वो मिलती रहे। दलाल साहब सवाल वही है कि कोविड-19 में किसान को क्या मिला? बत्रा जी का सवाल, लेकिन यहाँ पर एक और अहम सवाल, किसान जो है, किसान हरियाणा का किसान पसीने की कमाई खाता है, हरियाणा के किसान मेहनत की कमाई खाता है, हरियाणा का किसान देश का खाद्यान्न भंडार बढ़ने का काम करता है। 2000 क्यों दे रहे हो? जो नीति अगर है कमाई खाता है तो आपने मोदी जी ने इलेक्शन से पहले ये 2000 वाला खाते में डालने के लिए ये प्रीमियम अनाउंसमेंट क्यों किया इस बात के लिए? वो सारे देश के, वो दूसरे प्रदेशों के किसान की हालत हमारे से ज्यादा कमजोर है। APL के अंदर किसान आता है, देश के अंदर छोटे छोटे किसान भी है, इसके लिए 2 एकड़ की होल्डिंग है, 3 एकड़ की होल्डिंग है। आपने लवारिस, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं अनिल आर्य साहब के पास चलूंगा। अनिल आर्य साहब, यहाँ पर जेपी दलाल साहब ने, उसके लिए स्कीम लेके आए। जी जेपी दलाल साहब ने अपने तर्क दिए, उन्होंने बताया क्या कुछ सरकार कर रही है। बत्रा साहब ने भी सवाल पूछे, लेकिन जो बड़ा सवाल, जिसे कहा जाए जो बड़ा मौलिक सवाल है, वो यही है कि सरकार बत्रा साहब की भी नहीं, अब जेपी दलाल साहब की सरकार है, लेकिन किसान ये कह रहा है, जो जैसे बात आई बाजरे की, सरसों की, कि पहले खरीदनी होती थी अब होती है। तो ये तमाम सवाल हैं जो रह रह कर उठते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोविड ने एक ऐसा वक्त लेकर आया है कोविड, कि अब इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढ लें और मिल बैठकर ढूंढ लें इन जवाबों को। आर्य साहब, रोहित, मैंने ये बात पहले भी बात कही थी कि सरकार किसी की हो, मैं वही बात कह रहा हूँ रोहित जी, कि सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे वो NLU की रही थी, कोई भी दल जो शासन में आता है, सत्ता में आता है, वो पहले यही बात, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, कमेरी की बात करेगा, और अपने अपने हिसाब से योजनाएं भी बनाता है। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं अटकती है कि आखिर इन सब के बाद भी किसान की स्थिति बद से बदतर क्यों होती चली गई। आज भी अगर किसान आत्महत्याएं कर रहा है, आज भी किसान अगर भूखा है, आज भी किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब इन राजनेताओं को ही देने पड़ेंगे। इनको सोचना पड़ेगा, तमाम दलों के नेताओं को, कि आप सत्ता में जब आते हैं स्थितियां कुछ और होती हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं बात कुछ और होती है, पर किसान की हालत वही है, मजदूर की हालत वही है, कमेरे वर्ग की हालत वही की वही है। तो इस सब पे सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है रोहित जी कि ये जो दल है, ये दल अपने हिसाब से नीतियां तो बनाते हैं, लेकिन उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। ये नहीं कह सकता कि कोई दल काम नहीं करता है या वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का लाभ कितना पहुंच पा रहा है, उसमें जो अधिकारी वर्ग है या जो ग्राउंड पे कितना काम हो रहा है, इस सब का आकलन भी सरकार को समय समय पर करना चाहिए। और अगर कहीं कोई खामी है, अगर कहीं कोई चूक है, तो उसको सुधार करना चाहिए। जब तक किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उसकी लागत बढ़ रही है, उसकी लागत बढ़ने से उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, लागत बढ़ गई, फसल का पैसा उसको मिल नहीं रहा, तो किसान तो वही की वही है। आप लागत मूल्य घटाइए, आपको चाहे डीजल की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाने की बात हो, बहुत सी चीजें हैं जो किसान की जो लागत मूल्य अगर घटाई जाए तो मुझे लगता है कि किसान को लाभ मिलेगा। बाकी तो आप गाल बजाते रहिए, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, बताइए पूछते रहेंगे कोविड-19 में आपने क्या दिया, दलाल साहब, डॉक्टर साहब की मोदी की बात करेंगे, कोई लाभ नहीं। जी बिल्कुल, तो ये सवाल जरूर वाजिब है कि अब वक्त है इन तमाम मसलों पर सोचने का और आगे का प्लान ऑफ एक्शन उस पर अमल करने का। अब हम एक और सवाल आज की हमारी इस बड़ी बहस का था, कल से हरियाणा सरकार ने
बसें चलाने का फैसला लिया है, ये फैसला कितना सही है, इस पर भी एक रिएक्शन लेंगे। लेकिन बत्रा साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि आप आज काफी गुस्से में दिख रहे हैं। आज आपने कहा कि भाई कि साहब आपने कई तरह की ऐप आपने शुरू कर दी। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड की है या नहीं, या जब दलाल साहब बोलेंगे तब डाउनलोड करेंगे? ऐसे है सर, वो साउंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, बड़ी डिस्टरबेंस है। सर, कौन सी ऐप की बात कर रहे हैं आप? जी मैं कह रहा हूं आरोग्य सेतु ऐप, क्या आपने डाउनलोड की है ये? नहीं, आरोग्य, जी जी, आरोग्य ऐप तो मैंने अपने फोन में डाउनलोड की हुई है जी। चलिए ये अच्छी बात है। देखिए जेपी दलाल साहब, ऐसा नहीं है कि अभी कह रहे थे बत्रा साहब कि आप लोग ऐप पर ऐप आप लोग शुरू करते रहते हैं, लेकिन जो सही चीज है वो उसका सम्मान भी करते हैं। उन्होंने वो डाउनलोड किया, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और अहम सवाल अब आगे बत्रा साहब मेरा ये है कि जो बसें शुरू करने का फैसला कितना सही आप इसे मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पिछली बातों का दलाल साहब का 1 मिनट में जवाब दे दूं मैं सिर्फ ज्यादा, कि सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जितनी एग्रीकल्चर में जीडीपी बढ़ी, आज तक कभी सारे के सारे जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ नहीं बढ़ी। सबसे ज्यादा अगर अच्छी हालत थी किसान की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल की यूपीए के टेनोर के अंदर थी। अब दूसरी बात यह है कि सारा कुछ ये ऐप पे मुनसर करके हर एक बात को सरकार चलाना चाहते हैं। क्या सिर्फ ऐपों से ही सरकार चलती है क्या धरातल पे जो लोगों को तकलीफ है हर एक बात को उसी सिस्टम में जाए, उसमें जाए, कोई ऐप तक नहीं जा सकता? किसको नॉलेज नहीं है? कईयों लोगों के कार्ड नहीं बने हुए, कईयों के राशन कार्ड नहीं बने हुए, कई डिस्ट्रेस कार्ड है, कई माइग्रेंट लेबर है, बड़ी जबरदस्त है। पर जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, मैं कहता हूं दलाल साहब से कि दलाल साहब ने, आप एक सवाल पूछता हूं दलाल साहब से कि आपने मंत्री होते हुए कितने विधायकों से आपने इस प्रॉब्लम में संवाद किया? आपने भिवानी के कितने विधायकों से आपने पूछा है कि आपके हल्के के अंदर क्या प्रॉब्लम है, माइग्रेंट की क्या प्रॉब्लम है, किसान की क्या प्रॉब्लम है? क्या सरकार ने संवाद करना छोड़ दिया है? क्या संवाद के साथ क्या जो विधायक जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, आपने कभी उनको कॉन्फिडेंस में लिया है? आप भी बता दीजिए दलाल साहब कि आपने कितने विधायकोों को फोन करके उनकी प्रॉब्लम को पूछने की कोशिश की? ठीक है बत्रा साहब, मुख्यमंत्री जी ने कितने विधायकों को कॉन्फ्रेंस पे लेके या वैसे करने के लिए प्रॉब्लम पूछने की बात? देखिए जेपी दलाल साहब, ये बत्रा साहब का सवाल वाजिब है, हालांकि इसका जवाब आप ही देंगे कि भिवानी के कितने विधायकों से आपने बात की। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि भिवानी ही नहीं, आप बल्कि रोहतक के विधायकों से भी बात करिए। और इसीलिए आज बड़ी बहस में आप लोग हमारे साथ हैं ताकि संवाद हो सके। हमारा काम ही संवाद कराना है। दलाल साहब, हालांकि सुझाव अच्छा है कि सब विधायकों से भी संवाद हो सबका। बत्रा जी का पूरा सम्मान करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इससे सबसे पहले तो मेरी जिम्मेवारी किसानों के प्रति थी। इस कोरोना की उसमें भी जब मार्केट चली तो 17, 16, 17, 18 तारीख को मैं लगभग 40 मंडियों में गया जी। किसानों से मिला, अधिकारियों से मिला, व्यवस्था को देखा और चलाई। भिवानी के जिले का इंचार्ज मैं प्रभारी मंत्री हूँ। भिवानी में हर रोज कितने लोगों का भोजन की व्यवस्था है, कितने लोगों को अनाज बांटा गया है, कितने प्रवासियों को ठहरने की व्यवस्था है, कितने आदमियों को क्या किस चीज की कमी है। आप देखेंगे कि सामाजिक संस्थाओं ने, सरकार ने जितना सहयोग दिया है और इतना पहले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जी। हालांकि बहुत संकट का समय था और हरियाणा अकेला प्रदेश है जो दिल्ली में संकट आया था तब भी अपनी 1000 बसें देकर उसको लोगों को यूपी में छोड़ के आए, बिहार में छोड़ के आए। अभी भी जो है सारे हम जो बड़े स्वागत के साथ किसान भाई, शहरी भाई जो मजदूर जाते हैं तो उनका पूरा मान सम्मान से उनको कहते हैं आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। और जाते हुए वो लोग ये कह के साधुवाद दे के जाते हैं कि नहीं, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आपने हमारी अच्छी देखभाल की है। और हम जो है एक बार अपने परिवार से मिलके हरियाणा में आपकी जो हमारा आतिथ्य सत्कार किया, हमारी देखभाल की, आपकी सामाजिक संस्थाओं ने, आपके चुने हुए नुमाइंदों ने, आपकी सरकार ने, तो अब संपर्क में रहा हूँ। ऐसी मैं तो भिवानी में जाता रहा हूँ और सब लोगों के संपर्क में रहा हूँ और कोशिश की है। ये नहीं है कि हमने 100% परफेक्ट होते हैं, हम ये क्लेम नहीं करते, लेकिन
सारे मानव का स्वभाव है कि संकट में ज्यादा से ज्यादा सेवा करता है, और हमारी संस्कृति में जो है ठीक है कि इस वक्त में जो गरीब की सेवा की है उससे एक आत्म संतुष्टि हमें मिली है, सरकार के रूप में, सामाजिक संस्थाओं के रूप में, चुनाव चुने हुए नुमाइंदा होने की वजह से, और जी। लोग जो हमारे जाते हुए जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं उनके आंखों में जो सम्मान का भाव था वो देखकर हम समझ पाए हैं कि हम कुछ करने के लिए उनके लिए कुछ कामयाब हुए हैं। ठीक है दलाल साहब, अब मैं बत्रा साहब, क्योंकि इस डिबेट के आखिरी दौर में हम लोग हैं, आपके पास आऊंगा। बत्रा साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे। दलाल साहब बार बार इन्होंने कहा कि वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, बीजेपी के तमाम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप सीनियर नेता हैं, लेकिन जब आप सलाह देते हैं तो आपकी सलाह भी उतने ही तरीके से लोग मानते हैं नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप हर बार कोई ना कोई सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। ऐसे है कि दलाल साहब, ठीक है सर आपका धन्यवाद, पर दलाल साहब ने मेरे को कोविड-19 के अंदर कोई फोन नहीं किया। दलाल साहब इस टीवी मीडिया के सामने स्पष्ट होकर बता दें कि दादी के बत्रा साहब आप हमारे भाई हो, बत्रा साहब आप हमारे भाई हो, अगर ये बता दें कि कितनी बार उन्होंने कितनी बार आपने शराब से बात की है, कितनी बार आपने हरियाणा साहब से बात की है, ये सरकार से बात कर ही नहीं रही है। बत्रा साहब मेरी बात सुनिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस में बात नहीं करना अच्छा, चाहती। बत्रा साहब मेरी बात सुनिए। मैं अपनी कॉल डिटेल आपके पास भेज बत्रा देता साहब हूँ। मेरी बात सुनिए। बत्रा साहब, मैं माफी के साथ अब दोनों लोगों को रोक रहा हूँ। 10-15 विधायकों से सर मैं आपको रोक रहा हूँ दोनों को। दलाल साहब हमारे भाई हो, आप भी तो मुझे फोन कर सकते थे। ठीक है, सापला की मंडी में बत्रा क्या हाल है? साहब कलारों की मंडी में क्या हाल है? बत्रा आप साहब कलारों मेरी की बात मंडी सुनिए। वहाँ पर समाधान करके नहीं आए। बीबी बत्रा साहब, 1 मिनट आपको रोकूंगा। हाँ जी। जेपी दलाल साहब, इंडिया न्यूज हरियाणा पर पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। आपने कहा बत्रा जी का सम्मान करते हैं, बत्रा जी ने कहा धन्यवाद, वो भी आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, बीच में कई ये बात जरूर आई कि फोन नहीं किया। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि डिबेट हमारी अगले 1 मिनट बाद खत्म होने वाली है, आप बत्रा साहब को जरूर फोन करिए, क्योंकि हम चाहते हैं संवाद होता रहे। दलाल साहब, मैं बत्रा साहब से प्रार्थना करता हूँ इस डिबेट के बाद आप फोन जरूर करिएगा। आप भी मुझे फोन कर सकते हो। मेरे से हर रोज 10-15 विधायकों की बात होती रही है, आपसे नहीं हो पाई, और आपका स्वागत है। मैं भी आपको फोन करके आपकी समस्याएं पूछूंगा, और जो मेरे से संभव होगा, जो लोगों की, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हो, लोगों की समस्याएं उठाते हो, उसमें जो मेरे से बन सकेगा आपका पूरा सहयोग करूंगा। धन्यवाद सर। अनिल आर्य साहब, बड़ा शार्प कमेंट, वक्त कम है। ये जो पैकेज है, आपको लगता है कि इस आर्थिक पैकेज जिसकी अनाउंसमेंट आज भी हुई, आम किसानों को इसका फायदा जल्द मिल पाएगा? क्या कहना है आपका, क्या राय है? फाइनल कमेंट। देखिए रोहित, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जो आर्थिक पैकेज की जहाँ तक बात है, इस पैकेज का लाभ तब होगा जब पैकेज की पूरी जानकारी, इन डिटेल जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। किस वर्ग को क्या लाभ देने वाली है, क्या सरकार देगी। मुझे लगता है कि सरकार को एक ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए जो उन तक जानकारी पहुंचे, और ऐसे तकनीकी लोग भी उपलब्ध कराए जाना चाहिए जो उन सबके फॉर्म को भर के और उन सबको हेल्प कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि उस पैकेज की घोषणाएं जो की गई है उनका लाभ नीचे तक ना पहुंचे। रोहित जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो दलाल साहब दावे कर रहे थे कि सरकार ने जो मजदूर किसान जा रहा है वो बड़े सम्मान के भाव से जा रहा है, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो मजदूर यहाँ से जा रहा है, मुझे तो शक इस बात का है कि वो मजदूर वापस आएगा कि नहीं आएगा। आगे जो संकट बड़ा आने वाला है, वो संकट ये है कि आप इंडस्ट्री चालू कर देंगे, बसें चालू कर देंगे, सब कुछ चालू कर देंगे, वर्कर है कहाँ? कितना वर्कर आपके पास आ रहा है? आपके पास कितने आंकड़े हैं इस बात के? आपने जो खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, मैं गुड़गांव की बात कर लूँ, रेड क्रॉस और सिविल डिफेंस को एक सिंगल दाना सरकार की तरफ से नहीं आया है, सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया है। तो मुझे लगता नहीं कि जो बात दावे सरकार के लोग बिल्कुल। तो जेपी दलाल साहब, हमारा आपसे ये आग्रह है कि जो भी बातें सामने आई हैं, जो कमियां सामने आ रही हैं, सुझाव आए। अनिल आर्य जी, मैं आपको सारा डाटा दूंगा गुड़गांव का, हालांकि मुझे गुड़गांव की जानकारी नहीं है जी, लेकिन इन सुझावों पर आप दलाल साहब, इन सुझावों पर आप जरूर अमल करें जो भी आज सामने आए हैं। ये हमारी आपसे, और आपको बताएंगे कि कहां पर हमने कितना अनाज बांटा, कितना जवाब कहेंगे, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है। आर्य साहब, मैं रोकूंगा, वक्त खत्म हो गया डिबेट का। अनिल आर्य साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बीबी बत्रा साहब, आपका भी शुक्रिया। और जेपी दलाल साहब, बत्रा साहब आपके फोन का इंतजार जरूर करेंगे, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।